अब हम फाउंडेशन वैल्यूज़ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है। सो वैल्यू का मतलब होता है वर्थ ऑफ समथिंग या फिर यूज़फुलनेस ऑफ समथिंग। आप सबने सुना होगा कि इस चीज़ की बड़ी वैल्यू है या फिर इसके वैल्यूज़ अच्छे हैं। हम एक मोरालिटी के एस्पेक्ट में या एथिकल एस्पेक्ट में जो वैल्यूज़ की बात करते हैं उसके लिए कहेंगे वंस जजमेंट ऑफ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ। ठीक है, सिविल सर्वेंट के लिए देखें तो वैल्यूज आर गाइडिंग प्रिंसिपल और पैरामीटर्स इन डिस्चार्ज ऑफ हिज और हर ड्यूटीज, इंटीग्रिटी, कॉम्पैशन, नॉन पार्टिशनशिप एटसेट्रा। वैल्यूज कैन इधर भी गोल ओरिएंटेड, जिनको हम कोर वैल्यू बोलेंगे, जैसे कि जस्टिस, इक्वालिटी, लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक इंटरेस्ट, या फिर मीन्स ओरिएंटेड, दैट मीन्स एक्शनेबल प्रिंसिपल्स, जैसे कि न्यूट्रलिटी हो गया, फेयरनेस हो गया, ऑब्जेक्टिविटी हो गई। अगर सवाल कई बार क्या होते हैं कि सेम टॉपिक पे 2 या 3 क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं, सो उसमें हमें जब आंसर लिखते हैं तो वो रिपीटेटिवली साउंड करता है कि फिर से वही बातें आ रही हैं। उसके लिए बेहतर होगा कि अगर आप ये छोटा सा एक डिफरेंस अगर अपने माइंड में रखेंगे तो यू कैन राइट अ मोर प्रिसाइज आंसर। जैसे कि अगर किसी बात की जाती है जनरली कि व्हाट आर द वैल्यूज रिक्वायर्ड फॉर अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कोर वैल्यूज की बात कर सकते हैं जो फाउंडेशनल एस्पेक्ट है। अगर वो बात करते हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को अचीव करने के लिए, से जस्टिस को अचीव करने के लिए कौन सी वैल्यूज चाहिए, या फिर वीकर सेक्शन के लिए जो एम्पैथी है उसको कैसे अचीव किया जाए, उस वैल्यू को कैसे अचीव किया जाए, तो आप एक्शनेबल प्रिंसिपल्स के जो कॉन्टेक्स्ट में वैल्यूज होती हैं उनकी बात कर सकते हैं। ठीक है, सो एक छोटा सा रफ डिफ्रेंशिएशन है दोनों के बीच में। कई बार दोनों गोल और मीन्स दोनों वैल्यू सिमिलर भी हो सकती हैं कि मान लीजिए इकोनॉमिक वेलबींग हमारी जो है लार्जर वैल्यू है, या फिर से इक्वालिटी हमारी लार्जर वैल्यू है, उसके लिए इकोनॉमिक वेलबींग चाहिए, और इकोनॉमिक वेलबींग के लिए आपको इक्वालिटी चाहिए, सो दैट देयर कैन बी ओवरलैपिंग एस्पेक्ट ऑल्सो। ये एक बस एक जनरल फ्रेमवर्क है कि अगर सवाल इस तरीके से आता है तो आप इसको ध्यान में रखते हुए भी अपने आंसर को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डिस्पाइट बीइंग दी सेम टॉपिक। फाउंडेशनल वैल्यूज सिलेबस का टॉपिक है, तो फाउंडेशनल का मतलब क्या है, नॉर्मली वैल्यूज क्यों नहीं लिख दिया गया है, फाउंडेशन क्या होती है। सिविल सर्विस के कॉन्टेक्स्ट में फाउंडेशन वैल्यूज आर दोज कार्डिनल वैल्यूज ऑन विच अदर वैल्यूज आर बेस्ड, कि बाकी जो वैल्यूज हैं वो यहाँ से ऑफशूट होके आ रही है। जैसे हम कहते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम वैल्यू है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, बाकी सारे लॉ वहाँ से निकल के आते हैं। ठीक है, उसके बाद सिलेबस में जो वैल्यूज़ मेंशन्ड हैं एक बार हम यहाँ देख लेते हैं। अभी इस सेशन में हम इन्हीं वैल्यूज़ को कवर करेंगे, और बाकी जो वैल्यूज़ हैं अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, वो सारी जो वैल्यूज़ हैं, प्रोबिटी की वैल्यू है, वो हम जब फ्यूचर जो टॉपिक्स हैं बाकी, फॉर एग्जांपल एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोबिटी इन गवर्नेंस, उसके अंदर हम उसको कवर करेंगे। तो अभी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक जो सिनॉप्टिक्स डिज़ाइन किए हैं ये इस मैनर में है कि अगर आपको कोई भी वैल्यू, फाउंडेशनल वैल्यू जो हमने अभी यहाँ पे बात की है, इनके बारे में सवाल आता है, तो आप एक जो ब्रॉड टेम्पलेट की हमने कल भी बात की थी वो अगर रखना हो तो कैसे रखेंगे। फॉर एग्जांपल यूटिलिटी ऑफ वैल्यूज इन गवर्नेंस और पब्लिक सर्विसेज, जनरल ये क्वेश्चन आ जाए, या फिर किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू की यूटिलिटी अगर आ जाए तो आप कैसे आंसर लिखेंगे। एडवांसिंग पब्लिक इंटरेस्ट प्राइमरी है। लेजिटिमेसी ऑफ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ट्रस्ट की बात करेंगे। एंटीथेसिस टू करप्शन, उसको करप्शन को डील करने में काफ़ी हेल्प करेगा क्योंकि डिस्क्रिशनरी रोल होता है। अगर वैल्यूज़ आप क्लैरिटी आपके पास होगी तो आप आराम से करप्ट प्रैक्टिसेस को अवॉइड करते हुए चल सकते हैं। टू रियलाइज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियल्स, इक्वलिटी, जस्टिस ऑफ कोर्स, एंड टू प्रोवाइड डायनामिज्म इन द सर्विसेज टू मीट द चेंजिंग सोशो इकोनॉमिक नीड एंड एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी। वैल्यूज़ को अपहोल्ड करने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। सबसे पहला जो चैलेंज आता है वो है बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। डायनामिक और डाइवर्स सोसाइटी है और हमारी तो मल्टी डाइवर्स सोसाइटी है, तो उस केस में क्या होता है उन इंटरेस्ट को बैलेंस करना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। फिर उसके बाद वर्क रिलेटेड जो पुल्स एंड प्रेशर्स आपके होते हैं, एलिगेशंस वगैरह लगते रहते हैं, ट्रांसफ़र, नेपोटिज्म, रोल कॉन्फ्लिक्ट, ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस पर्सनल। सबरीमाला का एग्जांपल है। सबरीमाला में किसी ऑफिसर की ड्यूटी लगी एंड उनके जो पर्सनल बिलीव थे वो ये थे दैट वुमेन शुड नॉट बी अलाउड इन द टेम्पल। ये केस स्टडी आई थी यूपीएससी में, नीड टू इंश्योर द सेफ एंट्री टू वुमेन इन द सबरीमाला टेम्पल। तो वहाँ पे एक वैल्यू तो आपकी कॉम्प्रोमाइज़ होगी ही होगी। ठीक है, इसलिए हम बोलते हुए कि वैल्यूज़ आर हियरार्कियल। उसके बाद आते हैं प्राइम अपॉर्चुनिटीज़, चाइल्ड फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल एक अगेन फिर से एक और केस स्टडी आई थी, उसमें यह था कि यू आर अ पर्सन हु इज़ इन चार्ज ऑफ गिविंग टेंडर्स, और आपका जो एक जानने वाले हैं वो आपके पास आते हैं और बताते हैं आप उनके टेंडर को
टेंडर उन्हें अलॉट करा देते हैं तो आपके बच्चे को बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराने में हेल्प कर सकते हैं। आपको पता है कि टेंडर की जो है क्वालिटी अच्छी है, प्राइस भी बेटर है, सब कुछ परफेक्ट फिट है, कोई इशू नहीं आने वाला है, बट विल यू चूज टू डू दैट? क्या आप डेलिबरेटली उनके टेंडर को ही पिक करेंगे और यू विल फॉलो द रूल ऑफ लॉ, या जो प्रोसेस है उसको आप फॉलो करोगे? तो उसमें ये भी हो सकता है कि बाई चांस सबकी सर्व सहमति से पहुंचते पहुंचते शायद वो एक टेंडर पिक ना हो, कोई दूसरा पिक हो, तो उस केस में आपका चाइल्ड का फ्यूचर जो है वो स्टेक पर आ जाएगा। एट द सेम टाइम अगर टेंडर सब कुछ अच्छा है, क्वालिटी भी है, बेस्ट प्राइस भी है एंड गुड ऑर्गेनाइजेशन के हित में भी है वो चीज़, तो पिक करने में उसे दिक्कत भी क्या है? अदरवाइज दिक्कत नहीं होती, बट अभी बच्चे का फ्यूचर दाव पे लगा है तो शायद लगे कि अगर आप उसको पिक कर लिया तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है। तो ऐसे में कई बार आपको प्राइम अपॉर्चुनिटीज लूज करनी पड़ती हैं, या फिर उनको अचीव करने के लिए आपको वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। देन इम्पैक्ट ऑन पर्सन, इमेज मैनिपुलेशन होती है ड्यू टू सिस्टमेटिक करप्शन, डिफरेंट नेगेटिव नैरेटिव्स आपके लिए क्रिएट किए जाते हैं। रिवार्ड्स आर नॉट इमीडिएट, तुरंत आपको शाबाशी नहीं मिल जाती है। डैमेज, एंड डैमेज कैन गो टू एनी एक्सटेंट इंक्लूडिंग द लॉस ऑफ लाइफ। सत्येंद्र दुबे का बहुत ही स्टैब्लिश एग्जाम्पल है कि ही हैज़ टू लूज हिज लाइफ फॉर अपहोल्डिंग द वैल्यूज़। वो करप्शन के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे, ठीक है। सो दीज आर द काइंड ऑफ चैलेंजेस। देन हाउ टू इनकलकेट प्रमोट वैल्यूज़। अगर इतने सारे सब चैलेंजेस हैं तो कैसे उसको प्रमोट किया जाए, फिर भी करना है। 2-3 तरीके हो सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, एक इंडिविजुअल लेवल पे। ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क प्लेस कल्चर है उसी को डायनामिक और वैल्यू ड्रिवन बनाना चाहिए। दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सीनियर। उसके बाद जो आपके एक्सपेक्टेड एथिक्स हैं पब्लिक सर्वेंट से, वो राइटिंग में होने चाहिए, मेक इट विजिबल, लार्जली डिस्प्लेड होने चाहिए। कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट का जो मैनुअल है, इट मस्ट हाईलाइट ईथोस ऑफ पब्लिक सर्विस। उसके बाद प्रोवाइड प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। ये क्या है, इसमें आप अलाउ कर सकते हैं अपने ऑफिस के लोगों को या एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल सर्वेंट्स को कि अगर आपको कोई भी एथिकल डिलेमा आता है तो यू कैन जस्ट रीच आउट टू अ पर्टिकुलर पर्सन विदाउट एनी फियर और हेजिटेशन, जस्ट टू आइडेंटिफाई कि यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू कॉम्प्रोमाइज होनी है एंड व्हाट शुड आई डू। जैसे कई बार केस स्टडी भी आती है कि अगर स्कार्स रिसोर्सेज हैं तो हाउ यू विल डू दी प्रायोरिटी, आप प्रायोरिटाइज कैसे करेंगे उसको, या कोई और एथिकल डिलेमा अगर आप फेस करते हैं तो उसको शेयर करने के एक मैकेनिज्म होना चाहिए। एंड ओवरऑल बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट एथिक्स मस्ट बी गिवन द बैलेंस कंसिडरेशन। हार्ड एथिक्स से मतलब है लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस वगैरह, जहाँ पे आप लीगल सैंक्शन कर सकते हैं। सॉफ्ट एथिक्स से मतलब है प्रमोट करना उन वैल्यूज़ को, एथिक्स कल्चर में, वर्क कल्चर में प्रमोट करना, लीड बाय एग्जांपल करना, इस तरीके से। सो दोनों को ड्यू कंसिडरेशन देना है। प्रिवेंटिव होना चाहिए, फॉर जैसे कि कोड हो गए। प्रमोटिव होना चाहिए, रिवॉर्ड देकर, अगर आप अच्छे बिहेवियर को रिवॉर्ड देंगे तो प्रमोटिव एस्पेक्ट में आएगा। प्रोसिक्यूशनल, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन, सैंक्शन, टाइमली डिलीवरी ऑफ जस्टिस, पॉलिसीज टू प्रमोट एथिक्स, ठीक है। उसके बाद कुछ चेक्स लगा सकते हैं, लीगल चेक हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशल ऑडिट है, ठीक है। अगर आप सोशल ऑडिट का एक रहेगा, अकाउंटेबिलिटी का एस्पेक्ट रहेगा, तो ऑफ कोर्स वैल्यूज विल बी अपहेल्ड इन दी सिविल सर्विसेज। इंडिविजुअल लेवल पे आप क्या कर सकते हैं, अनएथिकल बिहेवियर को कॉस्टली बना दीजिए। अभी क्या होता है कि एथिकल बिहेवियर थोड़ा सा कॉस्टली है, आप अनएथिकल को कॉस्टली बना दीजिए लीगल एंड बिहेवियरल सैंक्शंस के थ्रू। अगेन सेम, रीइंफोर्स कीजिए एथिकल बिहेवियर को, रिवॉर्ड करना है, या पीएम एक्सीलेंस अवार्ड जो मिलता है वो कहीं ना कहीं रीइंफोर्समेंट एलिमेंट है, ठीक है। एंड डिस्करेज अनएथिकल बिहेवियर, एथिकल ट्रेनिंग दीजिए टू एड्रेस द वैल्यू गैप। कई बार लोग अनएथिकल नहीं होते हैं बट उन्हें एग्जैक्ट नहीं समझ में आता है कि सिविल सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी वैल्यू को हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए। देखो, पंक्चुअलिटी भी एक वैल्यू है और उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिविटी भी एक वैल्यू है। तो किसी डिसीजन को लेने में अगर थोड़ा बहुत डिले हो रहा है तो यू शुड पिक द ऑब्जेक्टिविटी, दिस इज हाउ यू प्रायोरिटाइज दी वैल्यूज। बट कई बार अगर किसी को नहीं पता है तो एथिकल ट्रेनिंग के साथ ये इशू कैन एड्रेस किया जा सकता है। देन लीड बाय एग्जाम्पल, दिस इज हाउ यू कैन मोटिवेट द इंडिविजुअल्स टू अपहोल्ड द एथिकल बिहेवियर। सब कुछ करने के बाद भी क्या पॉसिबिलिटी होती है कि सिस्टम में वैल्यूज़ प्रमोट नहीं हो पाती है, वैल्यूज़ नहीं दिखाई देती है। ये एक सवाल भी आ चुका है पहले यूपीपीसीएस में। तो उसके रीज़न क्या है, सिस्टमिक फ्लॉ है, स्ट्रक्चर ही ऐसा डिज़ाइंड है जो करप्शन है वो सिस्टमेटिकली चलता है। देन फॉलोइंग वैल्यूज़ इज़ अ कॉस्टली अफेयर। अभी हमने सत्येंद्र दुबे जी की बात की थी, ओनली इफ यू कैन डू सो। ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं कि अरे छोड़ो यार, जान है तो जहान है। देन कम्स सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ कॉम्प्रोमाइज वैल्यूज़। उसको बहुत ही नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि अगर आपसे कोई पूछे मैं
लाइसेंस लेकर आया या फिर पासपोर्ट लेकर आया, तो इट्स वेरी नॉर्मल कि लोग ऐसे बताते हैं हाँ वहाँ पे ना 2,000 रुपये दे के हो जाएगा या वहाँ पे 500 रुपये दे के काम हो जाएगा. सो एक्सेप्टेंस है, एक सोशल एक्सेप्टेंस है कॉम्प्रोमाइज वैल्यूज़ के लिए. देन लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी. अगर ये इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी किसी में नहीं है तो उनके लिए क्या होता है, आई एम ऑनेस्ट दैट्स इनफ. सिस्टम जैसे चल रहा है चलता रहो. अगर वर्क कल्चर में ज़्यादा इश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा करप्शन है एंड आई एम नॉट एबल टू डील विद इट, तो वो ट्रांसफ़र ले लेते हैं, किसी और डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, सेफ साइड में चले जाते हैं. दे डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ इट. ओके, दिस इज़ वन स्टेटमेंट, दिस कैन बी क्वेश्चन एनी डे. The organization suffers not because of unethical behavior of few, but because of the silence of the ethical personnel. ज़्यादातर लोग एथिकल हैं बट वो चुप रहते हैं और एक बहुत बड़ा कारण है कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा मिलता रहता है. सो दिस इज़ वन रीज़न वाई वी फेल टू प्रमोट दी वैल्यूज़. दूसरा है लॉयल्टी टू ऑर्गेनाइजेशन इंस्टेड ऑफ ईथोस. जो जब तक आप इम्पैक्ट को नहीं देखेंगे, ईथोस की बात नहीं करेंगे, तो वो वैल्यू अपहेल्ड नहीं होगी. फिर वो सिर्फ एक जॉब की तरह आप काम कर रहे हैं, नॉट एज अ पब्लिक सर्वेंट, नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल. ठीक है. उसके बाद एक यूपीएससी में एक सवाल आया था, व्हाट आर द ट्रेट्स दैट शुड बी गिवन द ड्यू कंसिडरेशन वाइल इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ सिविल सर्वेंट. तो अगर जिनके अंदर वैल्यूज़ हैं, ऐसे सिविल सर्वेंट को देखना है तो उनके क्या ट्रेड्स होने चाहिए. दे वैल्यू द पब्लिक सर्विस वैल्यूज़. जो अभी हम फाउंडेशन वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं, पब्लिक सर्वेंट ऐसे होने चाहिए जो इनको अपहेल्ड करे, उनके कैरेक्टर में ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए. दे अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ, नॉट अ बाय स्टैंडर्ड. रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी, क्रेडिबिलिटी होती है उनकी. अगर मान लीजिए कोई डीएम है जिनकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है, वो बहुत ट्रस्टवर्दी हैं, वो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जब भी उनकी पोस्टिंग होगी, लोगों को लगेगा अच्छा अब ये आ गए, चलो अब ठीक हो जाएगा, अब तो यहाँ कुछ बेटर होगा. तो दिस इज़ वन. पेशेंट एंड फ्लेक्सिबल टू अडॉप्ट टू चेंजिंग सिचुएशंस. मान लीजिए अभी आधार लिंकेजेस चल रही है या डिजिटाइजेशन चल रहा है, तो कुछ ऑफिसर्स का रहेगा कि अरे यार ये क्या है, हमें तो नई ढंग से चलाना आ रहा है या बहुत सारी टीदिंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हाउ टू डू दैट, कीप ऑन नैगिंग एंड ऑल. बट एडमिनिस्ट्रेटर्स हु आर होल्डिंग दी फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ पब्लिक सर्विसेज, वो बहुत ही पेशेंट और फ्लेक्सिबल होते हैं. दे आर रेडी टू लर्न कि ठीक है कोई बात नहीं, नया है, इट्स ओके, विल लर्न अबाउट इट और हम इसको और बेटर एक सिस्टम में क्रिएट करेंगे. सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका बहुत अच्छा होता है, एज दे हैव नथिंग टू फियर, नॉट इवन अनड्यू पनिशमेंट. अशोक खेमका जी का नाम काफ़ी फेमस है यहाँ पे. ठीक है, क्योंकि वो वैल्यूज़ को अपहोल्ड कर रहे हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर दिखेगा ही. वो दे डू नॉट माइंड टू से नो इवन टू दी पॉलिटिकल मास्टर्स. वो सीधा बोल देंगे. रेड मूवी में आपने देखा होगा, अजय देवगन को जब फ़ोन जाता है तो कहते हैं कि ठीक है आप मुझे रिटर्न में भिजवा दीजिए और मैं ये रेट रोक देता हूँ. सो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा होता है. ट्रेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल हु इज़ वैल्यू ड्रिवन. अब ये हमने बात की है पब्लिक सर्वेंट्स के केसेस में. एडमिनिस्ट्रेटर्स के केस में अगर सवाल आ जाता है कि कोई इंसान वैल्यू ड्रिवन है, उसके कौन कौन से ट्रेट हो सकते हैं, दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि ऐसा एक क्वेश्चन आ जाए. तो वो नॉन जजमेंटल होंगे. आप किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचिए जो आपके आसपास है और वो काफ़ी वैल्यू ड्रिवन है, तो यू कैन रिलेट टू दीज पॉइंट्स. वो बायस्ड नहीं होते हैं किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन है सोसाइटी की तरफ. बिलीव्स इन ह्यूमैनिटी, डिग्निटी फॉर ऑल. ठीक है, वो ह्यूमैनिज्म की बात करते हैं. रेज वॉइस अगेंस्ट अनएथिकल प्रैक्टिसेस. दे जस्ट डोंट सिट कि ठीक है मेरा पर्सनल स्टेक नहीं है, मेरा नुकसान थोड़ी हो रहा है तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है. दे कीप प्रोमिसेस एंड कमिटमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट. उन पे आप रिलाई कर सकते हो आराम से. ठीक है. रिफ्यूजिंग टू पार्टिसिपेट इन एनी एक्टिविटी दैट मे हैव एडवर्स इम्पैक्ट ऑन अदर्स. तो ये 4-5 पॉइंट अगर सवाल आता है तो आप आराम से लिख सकते हैं. ठीक है. ओके, हियर इज अ नोट कि जो ये ऊपर के आर्ग्यूमेंट हैं इनको इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव वाले इंडिविजुअल में भी दिखेंगे, इंडिविजुअल वाले एडमिनिस्ट्रेटर में भी दिख सकते हैं. पॉइंट इज़ दैट आपका जो एग्जाम्पल है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए. तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल ऐड कर लीजिए. यहाँ पे आप जो लीडर्स हैं उनके लाइफ से भी एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं. बिलीव्स इन ह्यूमैनिटी, जैसे कि राजा राम मोहन राय जी हैं. रेज वॉइस अगेंस्ट अनएथिकल प्रैक्टिस. उन्होंने ह्यूमन राइट की बात की थी. उनका तो स्टेक नहीं था बट स्टिल दे डिड सो. तो वो उनके ट्रेड्स हैं. सिमिलरली यू कैन हाईलाइट सच काइंड ऑफ ट्रेड्स, बट एग्जाम्पल आपका अप्रोप्रिएट होना चाहिए. अगर आप कोई भी वैल्यूज़ को अपहोल्ड करता है कोई भी इंडिविजुअल, तो उसके इफेक्ट क्या होंगे. मतलब एक सवाल आता है, वाई टू बी एथिकल, ज़रूरत ही क्या है. ठीक है. एक बार केस स्टडी भी आई थी यूपीपीसीएस में कि आपके पास कोई आपका मित्र आता है और वो कहते हैं कि यार सब तो अनएथिकल हैं, वाई टू बी एथिकल. तो आप
कैसे उनको जस्टिफाई करेंगे कि नहीं भाई एथिकल होना चाहिए। वैल्यूज़ वर्क लाइक गाइडिंग कंपास एंड गिव डायरेक्शन। अगर आप वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं तो आपको डायरेक्शन की ना क्लैरिटी होती है। सेल्फ सेटिस्फैक्शन रहेगा, कॉग्निटिव हैप्पीनेस, क्रेडिबिलिटी, आज नहीं तो कल सोशल रिकॉग्निशन भी आपकी हो ही जाएगी। वैल्यूज़ हेल्प्स अस टू ग्रो एंड डेवलप, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जब तक आप वैल्यूज़ को अपहोल्ड नहीं करते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं हो सकता है। दिस इज़ वेल इस्टेब्लिश्ड। जितने भी लीडर्स की अगर आप पढ़ाई करते हैं, आप बात करते हैं, आप उनके बारे में पढ़ते हैं, यू विल रियलाइज कि इट वॉज द वैल्यूज़ दैट हेल्प देम टू ग्रो एंड डेवलप। वैल्यू शेप्स फ्यूचर एंड डेस्टिनी, ऑफकोर्स ये दोनों इसका नेचुरल कोरोलरी है। वैल्यू एम्पावर्स, यू नो एग्जैक्टली वॉट यू आर डूइंग, आपकी एक क्लैरिटी होती है, क्योंकि आप ट्रांसपेरेंट हैं, आपके पास क्लैरिटी है, तो आपके पास करेज भी होता है। करेज होगा तो यू विल स्टैंड टू योर वैल्यूज़। और एम्पावरमेंट होती ही क्या है? एम्पावरमेंट होती है बीइंग एबल टू मेक अ चॉइस एंड ऑल्सो बीइंग एबल टू एग्जीक्यूट दैट चॉइस। और ये वैल्यूज़ अगर आपके पास हैं तो दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल। सो दीज आर द इम्पैक्ट। आप अगेन अपने आंसर में ये चीज़ें हाईलाइट कर सकते हैं।